क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब दुनिया के एक कोने में 3000 किलोमीटर दूर कोई मिसाइल दागी जाती है और यहाँ हमारे घर की रसोई गैस का बजट बिगड़ जाता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर सच्चाई यही है। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है ना, वो सीधे तौर पर हमारे गांवों में गैस सिलेंडरों की 45 दिन की वेटिंग लिस्ट में बदल गया है। और सिर्फ ये नहीं, इस इम्पैक्ट का दायरा बहुत बड़ा है। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास समाचारों, एडिटोरियल्स और रिपोर्ट्स का एक भारी स्टैक है जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। और सिर्फ डिकोड ही नहीं करेंगे, हम राजनीतिक शोरगुल से अलग हटके उन धागों को जोड़ेंगे जो राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण को एक साथ पिरोते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये गहराई से समझना है कि वो क्यों हो रहा है। और जो लोग सुन रहे हैं, खासकर जो सिविल सेवा या दुनिया को समझने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इसी 3000 किलोमीटर दूर वाले तनाव से शुरू करते हैं। आज के स्रोतों के अनुसार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो उथल-पुथल मची है, उसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लगभग बंद होने की कगार पर ला दिया है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब जो लोग नक्शे को ध्यान से देखते हैं, उन्हें पता है कि यह कितनी संकरी जगह है, लेकिन इसका हमारी इकोनॉमी और हमारी रसोई से क्या लेना देना है? देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा है और काफी हद तक खतरनाक भी है। दुनिया का 20% मतलब 5वां हिस्सा तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। बाप रे, 20%! बिल्कुल। इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की जुगलर वेन मान सकते हैं। जब इस नस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया के शरीर पर होता है। तो भारत पर इसका क्या असर है? भारत अपनी एलपीजी का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है और सबसे डराने वाला फैक्ट ये है कि इस आयात का 90% हिस्सा अकेले इसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर आता है। एक मिनट रुकिए, 90% एक ही रास्ते से? जी हाँ। इसका मतलब है कि अगर वहां कुछ दिन के लिए जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो हमारे यहाँ गैस की सप्लाई आधी से ज्यादा कट जाएगी। बिल्कुल कट जाएगी। और स्रोतों की माने तो फरवरी में ही भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन तक पहुंच गया है, क्योंकि आयात का खर्च अचानक से आसमान छूने लगा है। देखिए, व्यापार घाटा सिर्फ कागज पर छपा एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होता है। जब सप्लाई चेन टूटती है ना, तो सबसे पहला असर जमीनी स्तर पर उपलब्धता पर पड़ता है और फिर कीमतों पर। बिल्कुल, और इसका जमीनी असर तो अब दिखने भी लगा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गांवों में अब गैस सिलेंडर के लिए 45 दिन की वेटिंग चल रही है। और सिर्फ कमी ही नहीं है, पैनिक भी फैल रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा कि दिल्ली के मुंडिका में पुलिस ने 610 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पकड़े हैं। लोग ब्लैक मार्केटिंग के लिए होर्डिंग कर रहे हैं। हालात इतने खराब है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने तो फ्यूल बचाने के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा कर दी है। मतलब वहां अब बुधवार को छुट्टी रहेगी ताकि गाड़ियां सड़क पर कम निकलें। हाँ, यहाँ मैं एक चीज सोच रही हूँ, ये स्थिति वैसी है जैसे जैसे किसी बड़े नेशनल हाईवे पर एक विशाल ट्रक पलट जाए। एक ट्रक पलटने से पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। बहुत सही एनालॉजी दी है आपने। हॉर्मुज़ के इस ट्रक ने हमारी अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक जाम कर दिया है। लेकिन क्या हम हमेशा इसी तरह एक संकरे समुद्री रास्ते के मोहताज रहेंगे? मतलब इसका कोई व्यवहारिक समाधान है भी या नहीं? उसी हाईवे वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मेन हाईवे जाम है तो हमें एक नया बाईपास खोजना ही होगा। बाईपास? हाँ, और वो बाईपास है इलेक्ट्रिक कुकिंग या ई कुकिंग। ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान, जिसे हम IIEFE कहते हैं, हाँ। उनका एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आया है। अच्छा, क्या कहता है वो डेटा? उनके अध्ययन के मुताबिक भारत में बिना सब्सिडी वाली एलपीजी के मुकाबले ई कुकिंग 37% सस्ती है। अरे वाह, 37%! हाँ, और अगर हम पाइप वाली नेचुरल गैस से भी तुलना करें ना, तो भी ये 14% सस्ती है। ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन ई कुकिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए, और अगर हम वो बिजली कोयला जलाकर ही बना रहे हैं तो बात तो वहीं आ गई ना। यहीं पर ग्रिड के डीकार्बोनाइजेशन का रोल आता है। हाँ। घरों की छतों पर सोलर पैनल, लोकल बैटरी स्टोरेज, हम बिजली खुद बना सकते हैं। मतलब हमें गैस के लिए किसी और देश के समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ ऊर्जा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नेशनल सोवरेनिटी का सीधा सीधा मामला है। हम अपनी रसोई चलाने के लिए किसी विदेशी ताकत पर निर्भर क्यों रहें? सही बात है। अपनी रसोई पर अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब जब हम संप्रभुता और विदेशी निर्भरता की बात कर ही रहे हैं, तो जरा कूटनीति की दुनिया में चलते हैं। चलिए। जहां दबाव की राजनीति खुद छिपी हुई बात नहीं है।
ऊर्जा संकट में हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, तो व्यापार में अमेरिका के साथ रस्साकशी चल रही है। आज के स्रोतों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता अटका हुआ है। और इसके अटकने का मुख्य कारण है अमेरिका का टैरिफ आर्किटेक्चर, खासकर उनके व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122, जिसके तहत 10% टैरिफ का प्रावधान है। थोड़ा रुकिए, ये टैरिफ आर्किटेक्चर और धारा 122 सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है और भारत इस पर क्यों अटका हुआ है? उसका पूरा ढांचा बदल रहा है। अच्छा। धारा 122 अमेरिकी राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है कि अगर अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है तो वे आयात पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा सकते हैं। तो इसमें भारत की क्या चिंता है? भारत की चिंता ये है कि जब तक अमेरिका ये साफ नहीं करता कि भारतीय उत्पादों को इस नए ढांचे में क्या छूट या कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, तब तक कोई भी समझौता करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। समझ गई। यानी हम तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे उत्पाद वहां बिक पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी व्यापारिक बातचीत के बीच एक और बम फूटता है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक रिपोर्ट निकालता है और कहता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और RSS पर टारगेटेड सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। और भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत इसे विकृत और चयनात्मक तस्वीर कहकर पूरी तरह से खारिज कर देता है। ये कूटनीति का बहुत ही रूखा लेकिन यथार्थवादी पहलू है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ अमेरिका हमारे साथ ट्रेड डील के लिए टेबल पर बैठा है और दूसरी तरफ उसकी ही एक सरकारी संस्था हमारे संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। क्या ये कोई गुड कॉप बैड कॉप वाली रणनीति है? इसे आप दबाव की रणनीति कह सकते हैं। अमेरिकी सिस्टम में प्रशासन और कमीशन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन कूटनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। मतलब ये जानबूझकर इसी समय किया जा रहा है? हाँ, जब भी कोई बड़ी डील होने वाली होती है ऐसे दबाव बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भारत का रिएक्शन और उसकी रणनीति सबसे ज्यादा अहम है। भारत इस समय मल्टी अलाइनमेंट या बहुगठबंधन की नीति पर चल रहा है। ये मल्टी अलाइनमेंट कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया की कूटनीति में ये काम कैसे करता है? इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण अभी हमारे सामने है। एक तरफ भारत क्वाड की मेजबानी करने वाला है, जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे। हाँ, जिसका फोकस इंडो पैसिफिक की सुरक्षा है। बिल्कुल। और ठीक उसी समय भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जहां ईरान, रूस और UAE जैसे देश एक साथ बैठेंगे। मतलब एक ही मंच पर वो देश जो शायद एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। यही तो बैलेंसिंग एक्ट है। भारत अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीक साझा कर रहा है और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद रहा है, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट चला रहा है। तो आज की दुनिया में देश एक ही समय में आपके रणनीतिक भागीदार भी हो सकते हैं और किसी दूसरे मंच पर आपके गौर आलोचक भी। बिल्कुल। UPSC की भाषा में इसे ही बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। ये कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट वाकई बहुत पेचीदा है, लेकिन अमेरिका और भारत चाहे जितने भी टैरिफ और प्रतिबंधों पर बहस कर लें, एक बहुत बड़ा खतरा है जो इन सब भौगोलिक सीमाओं, पासपोर्ट और वीजा को नहीं मानता। आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं? हाँ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संकट। स्रोतों में पर्यावरण को लेकर दो बहुत ही कंट्रास्टिंग खबरें हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। तो पहले ग्लोबल पर आते हैं। जी, ब्राजील के बेलेम में एक जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है जहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी यानी TFFF की शुरुआत की गई है। कहा जा रहा है कि ये वन वित्त पोषण या फॉरेस्ट फाइनेंस का नया मॉडल है। लेकिन ये TFFF काम कैसे करता है? ये बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। अब तक क्या होता था कि विकसित देश विकासशील देशों से कहते थे कि आप अपने जंगल मत काटिए, हम आपको मदद देंगे। लेकिन वो मदद तो मिलती नहीं थी। वही तो, वो मदद अक्सर जटिल प्रोजेक्ट्स और शर्तों में उलझ जाती थी। TFFF का मॉडल ये है कि जो देश अपने उष्णकटिबंधीय जंगलों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाएंगे, उन्हें एक फिक्स्ड वित्तीय इनाम मिलेगा। फिक्स्ड इनाम मतलब सीधा पैसा? हाँ, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीधा पैसा। ये जंगलों को सिर्फ कार्बन सिंक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्लोबल एसेट के रूप में देखता है जिसके रख रखाव के लिए पूरी दुनिया को किराया देना होगा। अरे वाह! मतलब जो देश ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं उन्हें उसका सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब अगर इस ग्लोबल वादे से उतरकर हम अपनी लोकल जमीन पर आएं, तो दिल्ली में एक अलग ही तरह की वाटर क्राइसिस चल रही है।
मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार 21,068 करोड़ रुपए का अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम ला रही है। पिछले साल दिल्ली ने जिस तरह की भयंकर बाढ़ देखी है, उसके बाद ये कदम उठाना मजबूरी भी है और शहरी नियोजन की सख्त जरूरत भी। इसमें यमुना के बाढ़ के मैदानों जैसे पल्ला, मयूर विहार और ओखला में लगभग 2,500 एकड़ के 3 ऑफ चैनल जलाशय बनाए जाएंगे। मुझे तो दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम किसी आउटडेटेड स्मार्टफोन की तरह लगता है। स्रोतों में लिखा है कि दिल्ली आज भी 1976 में बने ड्रेनेज मास्टर प्लान पर चल रही है। सोचिए, उस वक्त आबादी 60 लाख थी, आज 2.5-3 करोड़ है। वही तो, 1976 का हार्डवेयर 2026 के भारी बारिश वाले सॉफ्टवेयर अपडेट को कैसे झेलेगा? बिल्कुल, और जैसे एक पुराने फोन में भारी डेटा डालने से वो क्रैश हो जाता है, वैसे ही जब क्लाइमेट चेंज के कारण अचानक भारी बारिश होती है तो 1976 के इस मदरबोर्ड पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है और पूरा शहर क्रैश यानी फ्लड हो जाता है। तो ये जो नए रिजर्वॉयर या जलाशय यमुना किनारे बन रहे हैं, इन्हें हम शहर के लिए एक वाटर इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। जब बाढ़ आएगी तो ये अतिरिक्त पानी को अपने अंदर सोख लेंगे। हाँ, और इसका एक दूसरा फायदा भी है। मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? ये जलाशय सिर्फ बाढ़ नहीं रोकेंगे, बल्कि उस रुके हुए पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने देंगे, जिससे शहर का गिरता हुआ भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। मतलब बेलेम समिट में जो बातें कागज पर होती हैं, ये दिल्ली वाला प्लान उस थ्योरी को जमीन पर उतारने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पर्यावरण की इस पूरी चर्चा के बीच जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 बहुत ही कुरकुरे फैक्ट्स स्रोतों में मिले हैं। पहला तो ये कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने यानी फार्म फायर्स की घटनाओं में 90% की भारी कमी आई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर ये ट्रेंड बना रहता है तो उत्तर भारत के वायु प्रदूषण के ग्राफ में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और दूसरा फैक्ट पश्चिमी घाट से है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम वेला कर्ली है। वेला कर्ली। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो है इस केकड़े में पाई गई एक विशेषता, जिसे गेंडेंड्रोमॉर्फी कहा गया है। रुकिए, गेंडेंड्रोमॉर्फी, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, यह प्रकृति का एक बहुत ही दुर्लभ चमत्कार है। गेंडेंड्रोमॉर्फी एक ऐसी जैविक स्थिति है जहां एक ही जीव के शरीर में आधा हिस्सा नर का होता है और आधा हिस्सा मादा का। मतलब एक ही जीव में दोनों? हाँ, यानी एक ही केकड़े में दोनों लिंगों के शारीरिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पश्चिमी घाट की बायोडायवर्सिटी हमेशा से यूपीएससी का पसंदीदा विषय रही है। तो दोस्तों, इस प्रजाति और इसके हैबिटेट को तो जरूर नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, पर्यावरण और प्रकृति के इन अजूबों से निकलकर अब हम अपने देश के आंतरिक प्रशासन और सुरक्षा की कठोर सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। क्योंकि अगर बाहर मंडराते भू राजनीतिक और पर्यावरणीय खतरों से निपटना है, तो हमारे घर का आंतरिक ढांचा पत्थर की तरह मजबूत होना चाहिए। और शायद इसीलिए सरकार सुरक्षा बलों के ढांचे में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। गवर्नेंस और सुरक्षा बलों का प्रशासन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या डेप्यूटेशन को कानूनी रूप देने के लिए एक नया बिल ला रही है। लेकिन जो चीज मुझे खटक रही है वो ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दिया था कि सीएपीएफ में आईजी रैंक तक आईपीएस की प्रतिनियुक्ति को कम किया जाए और इन बलों को अपना ऑर्गेनाइज ग्रुप का दर्जा दिया जाए। हाँ, कोर्ट का आदेश तो यही था। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने नियम तय कर दिए हैं, तो सरकार ये नया बिल लाकर क्या साबित करना चाहती है? क्या ये सिस्टम के अंदर ही एक तरह का कैडर वॉर है? आपने सीधा दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये भारतीय प्रशासन का एक बहुत पुराना और जटिल कैडर मैनेजमेंट का टकराव है। थोड़ा और समझाइए इसे। इसे ऐसे समझिए, सीएपीएफ के अपने अधिकारी होते हैं जो अपनी पूरी जवानी सीमाओं की रक्षा करने या आंतरिक नक्सल विरोधी अभियानों में खपा देते हैं। उनका ये तर्क बहुत जायज है कि जब वे बरसों तक खून पसीना एक करते हैं तो शीर्ष पदों यानी आईजी लेवल पे प्रमोशन उनका हक है, जो कि सुनने में बिल्कुल सही भी लगता है। इसे ऑर्गेनाइज कैडर की मांग कहते हैं। अगर आप सालों से उसी विभाग में हैं तो आपको टॉप पर जाने का मौका मिलना ही चाहिए। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि सरकार का नजरिया थोड़ा अलग है। सरकार मानती है कि जब बाहरी आईपीएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर सीएपीएफ में आते हैं तो वे अपने साथ नागरिक पुलिसिंग, कानून व्यवस्था संभालने का अलग अनुभव और राज्य पुलिस के साथ एक बेहतर समन्वय लेकर आते हैं।
अच्छा, तो वो उस अनुभव को मिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार इस कमांड स्ट्रक्चर में ये अनुभव बनाए रखना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार की इस नीति के बीच जो टकराव है, उसे सुलझाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हाँ, सरकार इस बिल के जरिए उस डेप्यूटेशन प्रक्रिया को विधायी समर्थन यानी कानूनी बैकिंग देना चाहती है, ताकि प्रशासनिक आवश्यकताओं को कोर्ट के आदेशों के साथ संतुलित किया जा सके। सुरक्षा बलों से जुड़ा ये मुद्दा तो पूरे देश का है, लेकिन राज्य व्यवस्था के तहत एक बहुत ही क्रिटिकल खबर हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है। गारो हिल्स वाला मुद्दा? हाँ, मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने थे, लेकिन वहां गैर आदिवासियों को वोट डालने या चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। और उसके बाद तो काफी हिंसा हुई। इतनी भयंकर हिंसा भड़की कि सरकार को चुनाव टालकर काउंसिल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ा। ये घटना हमें भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल की याद दिलाती है। ये अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष स्वायत्त परिषदों का प्रावधान करती है। लेकिन ये हिंसा क्यों हो रही है? क्या ये स्वायत्त परिषदें वहां रहने वाले हर नागरिक के लिए नहीं है? यही पर सबसे बड़ा संवैधानिक पेच है। इन ऑटोनोमस काउंसिल्स को बनाने का मूल मकसद ही वहां की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, उनकी जमीन के अधिकारों और उनकी पहचान को बचाना था। तो आदिवासियों का क्या डर है? जो मूल निवासी आदिवासी हैं, उनका तर्क है कि अगर गैर आदिवासी इन परिषदों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या चुनाव जीतेंगे, तो परिषदों का जो आदिवासी स्वरूप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो गैर आदिवासी पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, वे कह रहे होंगे कि अगर हम वहां के नागरिक हैं तो हमें वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं? बिल्कुल, ये डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के बीच का सीधा टकराव है। संविधान ने आदिवासियों को सुरक्षा दी है, लेकिन उसी संविधान ने नागरिकों को समानता का अधिकार भी दिया है। इस संतुलन को साधना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राज व्यवस्था की इस गहरी और जटिल चर्चा के बीच एक राहत की खबर भी है। स्रोतों ने बताया है कि लोकसभा में जिन 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था, उनका निलंबन रद्द करने पर सहमति बन गई है। ये संसदीय लोकतंत्र के लिए एक जरूरी कदम है। देखिए, कानून चाहे सीएपीएफ का हो या पर्यावरण का, उस पर संसद के भीतर खुली बहस होनी चाहिए। विपक्ष का सदन में होना उस संवाद को कायम रखता है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी चर्चा में हमने दुनिया के नक्शे से लेकर संविधान के पन्नों तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया के हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज हमारे देश के व्यापार घाटे को $4 बिलियन तक पहुंचा देती है, और कैसे ये संकट हमें ई कुकिंग की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। हमने ये भी समझा कि अमेरिका के साथ टैरिफ और संभावित प्रतिबंधों के बीच भारत कैसे मल्टी अलाइनमेंट की रस्सी पर चल रहा है। साथ ही बेलेम के फॉरेस्ट फंड से लेकर दिल्ली के वाटर इमरजेंसी रिजर्वायर पर भी हमने बात की। और अंत में सीएपीएफ के कैडर वॉर से लेकर मेघालय की 6ठी अनुसूची के संघर्ष तक हमने इन सभी उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश की। यही कारण है कि जब हम दुनिया को समझने की या सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ हेडलाइंस रटना काम नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। असली खेल इन डॉट्स को कनेक्ट करने का है। हमारे श्रोताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं होती। डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली तैयारी है। और अब समय है आज के इस विश्लेषण को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ने का। जी, बताइए। आज हमने देखा कि दुनिया के एक कोने में तनाव हमारे घर की गैस को रोक देता है, विदेशी संस्थाएं हमारी नीतियों पर टिप्पणी करती हैं और हम समाधान के लिए अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने की बात करते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, जाते जाते इस एक गहरे सवाल पर विचार कीजिएगा। क्या आने वाले दशकों में आत्मनिर्भरता केवल एक पॉलिटिकल या आर्थिक नारा भर रह जाएगा, या फिर क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल युद्धों के इस नए युग में किसी भी देश के जीवित रहने यानी सर्वाइवल की सबसे बड़ी और इकलौती शर्त बन जाएगा? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, खुद से सवाल पूछते रहिए।